अगर आपको एक छोटी ड्यूरेशन के लिए 1 से 3 साल मान लीजिए अपने पैसे कहीं पार्क करने हो या इन्वेस्ट करने हो, तो ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसे डालेंगे तो बहुत रिस्की हो जाता है। 1 से 3 साल में प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स नहीं आ सकते। वो जो हम 13%, 15, 18% की बात करते हैं, वो 15-20 साल सस्टेन डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग के बाद ही हासिल होता है। तो 1 से 3 साल में क्या क्या ऑप्शन बचते हैं? इस वीडियो में मैं वो सारे ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा। इन सबसे कम रिस्क से सबसे ज्यादा रिस्क सारे ऑप्शंस इवैल्यूएट करेंगे। सबसे पहला, माँ पापा का प्यार, फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी करा लो। अब एफडी 1 से 3 साल के पीरियड के लिए एक्चुअली एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न है, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न है, एंड 1 से 3 साल में आप मोस्ट लाइकली अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि आपको वो पैसे 1 से 3 साल के अंदर चाहिए। तो अगर आपको वो पैसे चाहिए और किसी जरूरी चीज के लिए चाहिए, तो प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत जरूरी बन जाती है कि आपने अगर इतने पैसे डाले उससे कम नहीं हुए, क्योंकि उतने पैसे तो आपको चाहिए ही चाहिए। एफडी वो इंश्योर करता है। हाँ, इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता, लेकिन 1 से 3 साल में इन्फ्लेशन का इतना बड़ा इंपैक्ट भी नहीं दिखता है unless the amount that you're thinking of is very big. FD में भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च हुई है that the maximum FD rate is usually found in a 3-year FD tenure. मतलब आप अगर 1 साल की करेंगे, 2 साल की करेंगे, 3, 4, 5 साल की करेंगे, तो 3 साल के आसपास ही मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। तो अगर हो सके 3 साल के लिए एक FD कराइए टू पार्क योर मनी फॉर द शॉर्ट टर्म। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, तो उनके थ्रू एक सीनियर सिटीजन एफडी करा लीजिए, उसका ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, जो कि अगेन 3 साल पे पीक हो सकता है। बैंक्स के अलावा एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस भी एफडीज प्रोवाइड करते हैं। इसमें रिस्क बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये बैंक्स नहीं है, एनबीएफसीज हैं, तो इनकी जो रेगुलेशन है, इनके जो मैंडेट्स हैं, इनको जितना पैसा रखना पड़ता है टू इंश्योर कि वो हमेशा लिक्विड रहें और कभी भी डूबे ना या कोई डिफॉल्ट ना हो, दोज आर नॉट द सेम एज दैट ऑफ अ बैंक। तो इसीलिए दे यूजुअली प्रोवाइड बेटर रेट ऑफ रिटर्न। क्यों? क्योंकि रिस्क भी ज्यादा है। अगर 1 से 3 साल के पीरियड में ये पैसा आपके लिए बहुत क्रिटिकल है, देन डू नॉट कंसिडर एनबीएफसी फिक्स्ड डिपॉजिट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं एंड टू गेट दैट स्लाइटली हायर रेट ऑफ रिटर्न इज गोइंग टू बेनिफिट यू, तो आप प्लीज उसको इवैल्यूएट करिए। दूसरा ऑप्शन, हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट। बहुत सारे आपने ऐड देखे होंगे, सेविंग्स अकाउंट 7% दे रहे हैं, 8% दे रहे हैं, पागलपन छाया हुआ है। दीज आर पॉसिबल बट अगेन रिस्की। तो 2-3 इसमें कंडीशंस होती हैं। एक तो एक मिनिमम अमाउंट डालना होता है, एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, यू कांट एक्सेस दैट मनी एज फ्रीक्वेंटली एज यू वांट, या कुछ और कंडीशंस डाल देंगे, या अगर वो आ भी रहा है तो वो ऐसे बैंक से आ रहा है जिसका नाम ज्यादा आपने सुना नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी एस्टैब्लिश नहीं है, पता नहीं कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा। ये जानना जरूरी है दैट बाय लॉ आपकी एफडी सिर्फ 5 लाख रुपए तक इंश्योर होती है। मतलब अगर आप 10, 15, 20 लाख रुपए की एफडी कराते हैं, देन ओनली 5 लाख अगर लॉस्ट हो जाएंगे, मतलब एफडी डिफॉल्ट हो गई या बैंक अगर डिफॉल्ट कर गया, तो सिर्फ 5 ही लाख रुपए इंश्योर होंगे, पूरे का पूरा एफडी अमाउंट नहीं। सो प्लीज बी वेरी, अगर कोई सेविंग्स अकाउंट बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है तो कुछ तो कहीं कैच होगा। उस कैच को अगर आप सही से समझ नहीं पाएंगे तो प्लीज आगे मत बढ़िएगा। तीसरा ऑप्शन, डेट म्यूचुअल फंड्स। ये क्या है? तो म्यूचुअल फंड के बारे में तो आपको पता होगा, दे बेसिकली इन्वेस्ट इन अ पोर्टफोलियो ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अब वो पोर्टफोलियो ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो सकते हैं? वो फिक्स्ड डिपॉजिट भी हो सकते हैं। तो एक म्यूचुअल फंड जाके बोल सकता है कि यार एसबीआई का फिक्स्ड डिपॉजिट आधा किलो, एचडीएफसी का फिक्स्ड डिपॉजिट 1.25 ग्राम ही, मतलब 125 ग्राम। आप कौन है? कोटक। इंटरेस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है, चलो आपके 100 ग्राम ले लेते हैं, राइट? तो ऐसे छांट के वो एफडी ले सकते हैं। फिर वो सरकार के पास भी जा सकते हैं और बोल सकते हैं सरकार आपका एक ट्रेजरी बिल है। ट्रेजरी बिल क्या होता है? समझ लीजिए लूजली सरकार की एफडी। तो सरकार भी बोलता है यार हमें ना पैसे उठाने हैं, तो हम लोगों से पैसे लेंगे और उनको एक रेट ऑफ रिटर्न देंगे, तो ये एक एफडी हो जाएगी। एंड दैट इज समथिंग दैट इज कॉल्ड अ ट्रेजरी बिल। ये ट्रेजरी बिल भी बहुत सारे
पीरियड्स के लिए होता है, तो आप 10 साल का कर सकते हैं, 7 साल का कर सकते हैं, 30 साल का भी कर सकते हैं वगैरह। तो म्यूचुअल फंड ये भी बोल सकता है कि ये 1.5 किलो ये ट्रेजरी बिल, वो 2.5 किलो ये ट्रेजरी बिल वगैरह वगैरह। तो मिक्स मुक्स करके वो एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। दिस इज अ डेट म्यूचुअल फंड। एग्जैक्टली सेम चीज इक्विटी या स्टॉक्स में भी हो सकती है कि कुछ HDFC के स्टॉक खरीद लिए, कुछ रिलायंस के खरीद लिए, कुछ इन्फोसिस के खरीद लिए, कुछ विप्रो के खरीद लिए, किसी और का खरीद लिया, तो एक मिक्स कर दिया। तो डेट म्यूचुअल फंड, व्हाई इज इट इंटरेस्टिंग? नंबर 1, डेट है मतलब फिक्स्ड इनकम है या बहुत ही प्रेडिक्टेबल रेट ऑफ रिटर्न है, विच इज ग्रेट। नंबर 2, पूरा का पूरा डेट है या ज्यादातर डेट है 65% प्लस, तो एक अच्छा सा आपको मिक्स भी मिल जाएगा जो आप खुद अगर छांटने जाएंगे आपको नहीं मिलेगा या बहुत मुश्किल होगा मिलना। नंबर 3, पूरा का पूरा लिक्विड, मतलब जिस दिन आपको पैसे चाहिए आप इस डेट म्यूचुअल फंड को बेचिए, 24 घंटे के अंदर पैसे आपके बैंक अकाउंट में। तो आप डेट म्यूचुअल फंड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 3 years इवेल्युएट कर सकते हैं अगर आपको अपने पैसे इस छोटे से पीरियड के लिए कहीं इन्वेस्ट करने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, नेशनल पेंशन स्कीम का टियर 2, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेशनल पेंशन स्कीम नाम से तो एक पेंशन स्कीम है, मतलब एक रिटायरमेंट फंड है, और उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, टियर 1, टियर 2। टियर 1 जो होता है उसका एक लॉक इन होता है और वो आपके रिटायरमेंट पे आपको मिलता है, विच इज एट द एज ऑफ 60। लेकिन टियर 2 जो है वो बिना लॉक इन के आता है एंड उसमें कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, एंड यू कैन इन्वेस्ट फॉर वेरिंग पीरियड्स, मतलब आप वीक के लिए, महीने के लिए, साल के लिए, कुछ सालों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो डिसाइड कि वो इन्वेस्ट कहाँ करना है, इक्विटी में करना है, डेट में करना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आप 1 से 3 साल के लिए अपना पैसा पार्क करना चाहते हैं, एनपीएस का टियर 2 इज अ ग्रेट ऑप्शन। अगर आप बहुत सारे टियर 2 ऑप्शंस इवेल्युएट करेंगे तो आप देखेंगे कि उनका एफडी से काफी अच्छा रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब काफी बढ़कर रेट ऑफ रिटर्न है। ऑफ कोर्स रिस्क भी उसके चलते ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर एनपीएस टियर 2 ऑप्शंस जो कि सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में फोकस करते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? जैसे कि सरकार ट्रेजरी बिल इशू करता है ना कि हमें पैसे चाहिए तो आप हमें पैसे दीजिए, हम आपको एक रेट ऑफ रिटर्न देंगे, वैसे ही कंपनीज भी करती हैं। कंपनीज को पैसे चाहिए, अब वो पैसा वो बैंक से उठा सकते हैं या वो लोगों के पास भी जा सकते हैं। लोग कुड बी अगेन अ बैंक और एन इंस्टीट्यूशन और पीपल लाइक अस, रिटेल इन्वेस्टर्स, एंड बोलेंगे कि यार हमें ना फैक्ट्री खड़ी करनी है, 3000 करोड़ चाहिए, तो हम मार्केट से 3000 करोड़ उठाएंगे, इशूइंग अ कॉर्पोरेट बॉन्ड, एंड उस पे हम एक रेट ऑफ रिटर्न देंगे लाइक इट्स अ एफडी। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में एक चैलेंज होता है कि दे हैव रिस्क अटैच्ड टू इट। अगर वो कंपनी बंद हो गई तो फिर पैसे तो वो दे नहीं पाएंगे। तो दैट्स व्हाई मैं ऐसे क्यों कर रहा था बोलने से पहले ही, उनकी एक रेटिंग सिस्टम होता है। AAA कॉर्पोरेट बॉन्ड मतलब सबसे बढ़िया कॉर्पोरेट बॉन्ड। इसका मतलब यह है कि पैसे जो इन्होंने लिए हैं मार्केट से वो पूरे पैसे वापस करेंगे, साथ में इंटरेस्ट भी करेंगे, ऑलमोस्ट 100% गारंटीड है। फिर AA, फिर सिंगल A, फिर B, C, D, तो ऐसे ही बॉन्ड्स की रेटिंग होती है। तो बहुत सारी एनपीएस टियर 2 स्कीम्स हैं जो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड ज्यादा से ज्यादा AA या AAA में। सो यू नो कि रिस्क कम है, यू नो प्रेडिक्टेबल रेट ऑफ रिटर्न है क्योंकि फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न है, एंड यू ऑल्सो नो कि ये एनपीएस के थ्रू है, सो यू हैव नो लॉक इन एंड यू हैव फुल फ्लेक्सिबिलिटी कि आप कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड कैसे। नेक्स्ट, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। अब ये क्या होता है? नाम से पता चल गया होगा, ये डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये तो थोड़ा रिस्की हो गया ना, क्योंकि 1 से 3 साल में आपने तो बोला था हमको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल बोला था, एंड अभी भी बोल रहा हूं। लेकिन एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या करेगा, वो आपको डेट और इक्विटी का एक अच्छा सा बैलेंस बना के देगा। वो बैलेंस जो आप कंफर्टेबल करें, या वो बैलेंस जिसमें आप कंफर्टेबल, वो बैलेंस जिसमें आप, मैं महसूस यूज करना चाहता हूं, वो बैलेंस जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें, वो बैलेंस जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें। तो अगर आपको चाहिए कि यार ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल रेट ऑफ रिटर्न है, लेकिन इतना कम रेट ऑफ रिटर्न भी नहीं चाहिए कि थोड़ा तो एफडी को बीट करो, थोड़ा तो 10% के आसपास आओ, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन से यार एक ऐसा म्यूचुअल फंड उठाएंगे, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड,
जो कि 60-70% डेट में इन्वेस्ट करता है और बाकी के 30% वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो भी चुनिंदा स्टॉक्स जो कि बहुत लार्ज कैप हैं, ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, अगर गिरते भी हैं तो धीरे धीरे ही गिरते हैं, पागलों जैसे नहीं गिरते। एंड दैट could be an approach। तो कोई ऐसा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ढूंढिए जिसका 75 to 85 या 90% डेट में हो एंड बाकी का 10-15% इक्विटी में हो, सो दैट यू गेट ऑलमोस्ट अ प्रेडिक्टेबल रेट ऑफ रिटर्न, और इक्विटी का थोड़ा बहुत जितना भी अपसाइड आ सकता है वो आपके लिए फायदा ही फायदा। ये याद रखिएगा कि अब मैं जो ऑप्शन दे रहा हूं ना वो धीरे धीरे रिस्की होते जा रहे हैं, तो 1 से 3 साल के पीरियड में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन ऑप्शंस को कम से कम कंसिडर करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2019 में अगर मैंने यही वीडियो बनाया होता, मैं बोलता यार हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कर लो, 75 to 90% डेट में डाल दो, बाकी का 10-15% अगर इक्विटी में डाल भी दिया, प्रेडिक्टेबल रेट ऑफ रिटर्न होगा। फिर मार्च 2020 आ गया, मार्केट 40% से क्रैश, तो आपके वो 75-90% ने तो स्टेबल रिटर्न दे दिया, लेकिन 10-15% ने 40% नीचे कर दिया है, एंड यू मे सडनली बी इन लॉस। 1 से 3 साल के अंदर ना आप लॉस में नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो पैसा, एज आई वुड इमेजिन, इज नेसेसरी एंड मैंडेटरी फॉर यू टू रिटेन और प्रोटेक्ट। नेक्स्ट, ELSS। ELSS आर इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ये ज्यादातर यूज होता है टैक्स बचाने के लिए। तो अगर किसी से भी आप पूछेंगे यार ELSS किया है, तो लोगों ने किया होगा, लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं है उन्होंने क्यों किया है। सिर्फ एक ही रीजन, टैक्स बचाना। चलता कैसे? जितना भी आप इन्वेस्टमेंट ELSS में करते हैं, ELSS बेसिकली म्यूचुअल फंड समझ लीजिए, आप ELSS में करते हैं, आपका वो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्स फ्री होता है, मतलब आपकी टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट होता है। लेकिन उनका एक 3 साल का लॉक इन, एंड आप ये डिसाइड करेंगे कि ELSS कैसा होना चाहिए। है तो इक्विटी लिंक्ड, मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन जब परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत सारे ELSS का अलग होता है। कुछ लोग होते हैं तो कम करते हैं, कुछ लोग होते हैं तो बहुत ज्यादा करते हैं। सो यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, लेकिन अगेन बहुत रिस्की है फॉर अ 1 to 3 year पीरियड, क्योंकि मार्केट कैसे भी जा सकती है 1 से 3 साल के अंदर, एंड आपका पैसा नेगेटिव भी हो सकता है। गुड थिंग इज जितना भी आप पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो आपकी टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट हो जाएगा, एंड 3 साल बाद जब ये मैच्योर होगा, देन यू हैव टू पे कैपिटल गेन टैक्स, जितना भी उस समय पे लागू होगा, एंड इट इज ओनली वैलिड इफ यू नीड द मनी आफ्टर 3 years। 3 साल से पहले आप ELSS को ब्रेक नहीं कर सकते, which is a limitation of this approach। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स। ये भी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में है, एंड ये ना डायनेमिक एलोकेशन होती है। तो जैसे एक हाइब्रिड फंड बोल देता है कि यार 65% हम डेट में करेंगे, 35% इक्विटी में करेंगे। ये फंड विच इज द बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बोलता है कि ये डायनेमिकली वेरी होता रहेगा। हम आपको मोटा मोटा एक रेट ऑफ रिटर्न गारंटी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के आसपास घुमाएंगे। नाउ टू इंश्योर कि उस रेट ऑफ रिटर्न को हम हिट कर रहे हैं, वी विल कीप चेंजिंग द मिक्स डेट का और इक्विटी का। तो फर्ज करिए अगर इक्विटी बहुत वॉलेटाइल हो गई है, मतलब स्टॉक मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव हो रहे हैं, तो वो ज्यादा डेट कंपोनेंट को ले आएंगे। अगर इक्विटी मार्केट्स बहुत अच्छे से राइज कर रहे हैं, डेट मार्केट्स स्टेबल तो होते ही हैं, तो इक्विटी कंपोनेंट को बढ़ा देंगे, डेट को कम कर देंगे। So they will dynamically keep allocating या changing the mix to give you close to the return that they have done in the past. As you can imagine, ये return कभी भी guaranteed नहीं होगा, तो 1 से 3 साल में फिर से दोहरा रहा हूँ, काफी रिस्की ऑप्शन होता है, but an option for you to consider. Then next, gold and silver. अब ये तो बहुत लोग बोलेंगे यार बड़ा अच्छा सा स्टेबल सा है, क्योंकि अगर सोने की गिनियां खरीद ली या सिल्वर के बार्स खरीद लिए या सोने के ही बार्स खरीदे, क्यों ऐसा सोचें कि आप सोने के बार नहीं खरीद सकते, ईंटें खरीदिए, खरीदते रहिए, तो दैट कुड बी अ गुड ऑप्शन। या आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, दैट कुड बी अ गुड ऑप्शन। इन सारे ऑप्शंस में द चैलेंज इज द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न। तो हाँ, अगर आप पिछले 10 साल को देखेंगे तो सोने ने 12% रिटर्न दिए हैं, विच इज ब्रिलियंट। लेकिन अगर आप उस 10 साल के 3-3 साल के पीरियड्स को देखेंगे तो द रिटर्न्स वर नॉट 10% एवरी ईयर। कभी कभी तो 3 साल में 4-5% ही मूव किया है, किसी 3 सालों में वो 15-20% से मूव कर गया। सो इट इज लाइक द स्टॉक मार्केट, बट नॉट रियली इन द सेंस कि इतनी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं करता और इतना सीरियसली फ्लक्चुएट नहीं करता जैसे स्टॉक मार्केट कर सकता है। बट गोल्ड एंड सिल्वर आर स्टिल वेरिएबल इन दैट सेंस एंड फुली वेरिएबल। तो माय सजेशन, अगर आप 1 से 3 साल के पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड द अमाउंट इज क्रिटिकल फॉर यू कि आप उसको नीचे नहीं ला सकते फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल अमाउंट,
then gold and silver may not be a good option. लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं and you want to invest in something which is more predictable than say the stock market, then gold and silver historically has been proven to be more predictable or more reliable than the stock market. हाँ, returns थोड़े कम है but consistent. Next, corporate bonds. Corporate bonds जैसे मैंने explain किया एक interesting option है जहां companies fixed deposits provide करती हैं and then they give a rate of return. अब आप दो ऑप्शन कर सकते हैं, या तो आप किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड या किसी डेट म्यूचुअल फंड या एनपीएस टियर 2 स्कीम को लें जो कॉर्पोरेट बॉन्ड में फोकस करता है, या आप खुद डायरेक्टली कॉर्पोरेट बॉन्ड भी ले सकते हैं. दैट्स कंप्लीटली योर ऑप्शन. बहुत रिस्की इसलिए बन जाता है क्योंकि जैसे मैंने बताया, कंपनी अगर डूब जाए फॉर व्हाटएवर रीजन तो आपका पूरा का पूरा पैसा गया. डिफॉल्ट का रेट इसमें बहुत कम है, लेकिन जब डिफॉल्ट होगा तो पैसा जीरो है. जरूरी नहीं है कि आपको कुछ भी पैसा मिलेगा. स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता. कभी भी रिलायंस का स्टॉक प्राइस या किसी और कंपनी का स्टॉक प्राइस जो बहुत बड़ी है जीरो नहीं जाएगी, बिकॉज कंपनी बंद नहीं होती है. स्टॉक प्राइस कम हो जाता है लेकिन कंपनी चलती रहती है. इस केस में अगर कंपनी बंद हो गई देन द कॉर्पोरेट बॉन्ड की वैल्यू बिकम्स जीरो इन दैट सेंस. सो यू वांट टू गो फॉर द बेस्ट रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, AAA. तो AAA में अगर आप जाएंगे आप ऑफ कोर्स FD से थोड़ा बेटर रेट शायद कमा पाएंगे and that will be a good way for you to get that 1 to 3 year period. बहुत बड़ी ऑप्शन है क्योंकि फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न है. लेकिन जैसे ही आप बॉन्ड रेटिंग्स को कम करना शुरू करेंगे, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो उस लालच में एक BB या C बॉन्ड खरीद लिया, देखेंगे यार ये वारिको इंजीनियरिंग कंपनी जो है ना 13% फिक्स दे रही है, बहुत बढ़िया. सर पैर नहीं है वारिको इंजीनियरिंग का, कभी कोई फैक्ट्री नहीं खोली है उस कंपनी ने, पता नहीं कहां फ्रॉड मचा रही है, एंड यू आर गॉन. डोंट मेक दैट मिस्टेक. तो stick to only AAA, at best AA corporate bonds, and that becomes a good option for you 1 से 3 साल के पीरियड. And finally, अगर आप पूरा का पूरा for whatever reason stock market में जाना चाहते हैं, then the only option I would recommend for a 1 to 3 year period will be the Nifty 50 Index Mutual Fund. क्यों? Nifty 50 क्या है? भारत की टॉप 50 कंपनियों का मिक्स. It's called the Nifty 50 Index. तो एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो इन्हीं 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, और जिस रेशियो में ये 50 कंपनीज हैं उस रेशियो में इन्वेस्ट कर रहा है. पहले तो टॉप 50 कंपनीज हैं, स्टेबल है, वही रिलायंस, वही SBI, वही HDFC, वही इन्फोसिस, वही विप्रो, लाइक योर यूजुअल सस्पेक्ट्स. दूसरा, पागलों जैसे ऊपर नीचे नहीं होते हैं. हाँ, अगर कोई बड़ा सा इवेंट आ गया, इलेक्शंस में कोई पार्टी हार गई, या दुनिया में कोई जंग छिड़ गई, या कहीं कोई बाढ़ भूकंप आ गया, then of course the entire stock market can go down and with it the Nifty 50, but predictably ये 50 कंपनियां स्टेबल रहती हैं. So it is 100% variable, मतलब कोई भी एश्योरिटी नहीं है कि आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा. लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा पैसा फॉर whatever reason स्टॉक मार्केट में डालना हो, this will be my only suggestion for a 1 to 3 year period कि आप अपना पैसा Nifty 50 Index म्यूचुअल फंड में डालें. ये एक SIP हो सकता है, लमसम हो सकता है, whatever the case may be, and then after 2 years 3 years जब भी आपको पैसे की जरूरत हो, you liquidate that. Most म्यूचुअल फंड्स का कोई एग्जिट लोड नहीं होता है अगर वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में हो. एग्जिट लोड मतलब जब वो म्यूचुअल फंड को आप लिक्विडेट करके पैसे अपने बैंक अकाउंट में वापस डालेंगे, क्या कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो वो मोस्टली जीरो ही होता है आफ्टर 1 year. एंड जो एक्सपेंस रेशियो है विच इज द कॉस्ट ऑफ साइनिंग अप फॉर दिस म्यूचुअल फंड, वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स के लिए यूजुअली सबसे कम होता है. So it's typically less than 1%, mostly around 0.5%. मतलब अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 99.5 रुपए आपके मार्केट में इन्वेस्ट होंगे, और बाकी के जो 50 पैसे हैं वो म्यूचुअल फंड रखेगा अपने खर्चे पानी के लिए. So that is how this would work. ये है आपका पैकिंग ऑर्डर, सबसे कम रिस्क से सबसे ज्यादा रिस्क, if you want to invest your money or park your money for 1 to 3 years, ताकि आप शॉर्ट टर्म में थोड़े गेन्स कमा पाए, एंड जब वो पैसे चाहिए हो आप उसको अपने लिए इंस्टेंटली बैंक अकाउंट में वापस ला सकें. आई होप दिस वाज यूजफुल. वारिको साइनिंग ऑफ. मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है. आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon. इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं. ऑडियो बुक हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट
ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।